हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले इस छोटे से वीडियो में कि रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट डिस्कस किया था और साथ ही साथ स्टूडेंट एसी सर्किट और डीसी सर्किट भी हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट के अंदर। और स्टूडेंट अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा चैनल डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए और फिजिक्स के लिए। और स्टूडेंट अगर आप इन दोनों डोमेन में से किसी भी डोमेन में रिलेशन रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम बात करने वाले रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो रेजोनेंस में हमने सीरीज आरएलसी सर्किट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसके अंदर क्या देखा था कि भाई रेजोनेंस वो कंडीशन होता था जिसमें कि पूरी जो सर्किट है वो प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती थी। या एक बात और करें कि भाई उसका जो सर्किट का रिएक्टिव कंपोनेंट था, जैसे पिछले एक सीरीज रेजोनेंस के केस में वोल्टेज, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा ये स्टूडेंट कि ये अगर देखिए मैं इस आई की बात करूँ, जो पैरेलल में जो आई निकलता है स्टूडेंट, इसकी मैं बात करूँ तो ये जो आई है स्टूडेंट, जो यहाँ आई निकल रहा है ये किसका सम है, ये है आई आर, आई एल और आई सी का सम है, वेक्टर सम है एक तरीके से। अगर फेजर की बात करें तो इन सब का सम है। तो हम रेजोनेंस में यहाँ क्या होगा कि आई सी और आई एल वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ भी आपका जो सर्किट है वो प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी, और रेजोनेंस के कंडीशन में यानी आपका पावर फैक्टर 1 होगा और जो आपका रिएक्टिव कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया भाई कि अगर पावर सप्लाई हमारी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो तब ये कब क्या कंडीशन होगा जिसमें रिएक्टिव पार्ट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं। और देखेंगे इसमें ये कि क्या सीरीज आरएलसी सर्किट की तरह यहाँ भी करंट मैक्सिमम हो रहा है या कुछ और हो रहा है, इसको भी हम देखेंगे अपने लेक्चर में स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लास्ट लेक्चर से रिमाइंड कराते हैं स्टूडेंट कि आई आर के, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मैं आई आर के वेक्टर को सेपरेटली लिख सकता हूँ। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी कैन एज्यूम कि हर कंपोनेंट को सेम वोल्टेज सप्लाई मिल रही है। जैसे इस वाले कंपोनेंट को भी ई नॉट साइन ओमेगा मिल रहा है स्टूडेंट, इस वाले को भी ई नॉट साइन ओमेगा मिल रहा है, यानी एल को भी, और सी को भी ई नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है। मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो चलिए स्टूडेंट इंडिविजुअली लिख सकता हूँ, यानी अलग अलग, भले ही वो तीनों एक साथ हैं लेकिन इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट आई आर की वैल्यू कितनी होगी, तो प्योर रजिस्टिव सर्किट से अपने हम याद करें तो आई आर की वैल्यू निकल के आती है स्टूडेंट ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। मतलब जो आपका वोल्टेज का फेज है उसी फेज में आपका करंट आता है। अगर बात किया जाए स्टूडेंट आई एल का, तो आई एल की वैल्यू कितनी है, ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये निकल के आता है स्टूडेंट आई एल। अगर आई सी की बात करें स्टूडेंट तो आई सी क्या निकल के आता है, आई सी आता है ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो हमने देखा कि भाई तीनों करंट को हमने इंडिविजुअली जोड़ लिया, इंडिविजुअली अगर लिख लिया ऐसे है। ये आई क्या होता है स्टूडेंट, आई इन तीनों करंट का रिजल्टेंट होता है। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने जब पैरेलल आरएलसी सर्किट को डिस्कस कर रहे थे तो हम इस आई को इन तीनों का एडिशन फेजर मेथड से करके देख सकते हैं। तो फेजर मेथड में जानते हैं स्टूडेंट आपको पीक ड्रॉ किया जाता है और साथ में एंगल ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं मान लूँ कि भाई ई नॉट बाई आर पीक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं फेजर में, कि अगर ये ओमेगा टी है फेज और यहाँ पे ई नॉट बाई आर इस तरफ होगा ओमेगा टी के ऊपर, और जो आई एल होगा स्टूडेंट, आई एल होगा वो इससे पाई बाई 2 पीछे होगा, यानी नीचे होगा, नीचे कितना होगा ई नॉट बाई एक्सएल होगा। और आई सी किधर होगा स्टूडेंट, आई सी इसके ऊपर होगा, ओमेगा टी से पाई बाई 2 ऊपर होगा, और पीक ड्रॉ करना है स्टूडेंट तो ये ऊपर की तरफ आएगा ई नॉट बाई एक्स सी। तो एक बात सोचिए स्टूडेंट, अगर इस सर्किट में हमें रेजोनेंस की कंडीशन निकालनी है तो इसका मतलब जो रिएक्टिव कंपोनेंट हैं, यानी जो इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज या करंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। तो पैरेलल के केस में करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिससे केवल और केवल क्या बच जाए, ई नॉट बाई आर बच जाए। तो ऐसा कब हो सकता है स्टूडेंट, ये दोनों फेजर जो है इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तब ऐसा हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपोजिट तो है ही,
बस ये इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ये अपोजिट है, इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा स्टूडेंट। यानी रेजोनेंस की जो इसके अंदर कंडीशन निकल के आई स्टूडेंट, रेजोनेंस की कंडीशन पैरेलल आरएलसी सर्किल में वो क्या निकल के आई कि भाई जब ई नॉट बाई एक्सी ई नॉट बाई एक्सएल के बराबर हो जाएगा, यानी डायरेक्टली बोलूँ स्टूडेंट, ई नॉट विल गेट कैंसिल्ड आउट, तो इट विल बी एक्सी इक्वल टू एक्सएल। अरे वाह, क्या ये वही कंडीशन निकल के आई जो सीरीज में निकल के आई थी रेजोनेंस की। सीरीज जब आरएलसी था तब भी तो यही हो रहा था कि भाई जो एक्सी था, जो रिएक्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर था और जो रिएक्टेंस अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर था, दोनों इक्वल हो जा रहे थे। तो यहाँ भी वही रिजल्ट आया स्टूडेंट, यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर ये सोर्स की जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सी एक्सएल के बराबर होगा वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट। तो देखिए जरा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करा जाए स्टूडेंट, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितने निकल के आएगी, तो एक्सी को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1/ω0c, और एक्सएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ω0l। तो अगेन यू विल गेट द रिजल्ट बच्चों कि ω0 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं और LC को एक साथ ला सकते हैं, तो ω0 विल बी इक्वल टू 1/√LC। सिमिलरली आप स्टूडेंट f0 निकाल सकते हैं। f0 ये ω0 क्या है, व्हाट इज ω0? ω0 इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी चाहिए स्टूडेंट तो इसी को ω0 जानते हैं 2πf0 के बराबर होगा। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी विल बी सिंपली इक्वल टू स्टूडेंट ω0/2π एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2π√LC, 1/2π√LC। तो स्टूडेंट ये तो कंडीशन हुई, ये तो सिचुएशन हुई कि भाई रेजोनेंस कब ऑकर होगा, ठीक है। अब जब रेजोनेंस ऑकर होगा तो उस समय इस सर्किट में करंट का क्या फंक्शन होगा, ये देखते हैं जरा करंट का क्या फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैरेलल आरएलसी सर्किट में, पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर इस करंट का क्या फंक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम अपने पिछले डेटा को थोड़ा यूज करेंगे जो हमने आरएलसी सर्किट में लिया था स्टूडेंट। तो उससे हम देखेंगे जो ये आई निकल के आता है वो निकल के आता है E0/Z, E0/Z, ठीक है स्टूडेंट। और ये निकल के आता है sin ωt+5। ये हर जगह मतलब सीरीज आरएलसी में भी निकल के आता है और पैरेलल आरएलसी में भी निकल के आता है। लेकिन पैरेलल आरएलसी में 1/Z की वैल्यू कितनी होती है, 1/Z की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट। अगर Z की बात करूं तो 1/R² इक्वल टू 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। एक बात यहाँ समझनी है स्टूडेंट कि जब ये रेजोनेंस की कंडीशन होगी तो XC 1/XC और 1/XL विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो उस समय जो आपका I हो जाएगा स्टूडेंट, यानी जो Z हो जाएगा, Z विल बिकम इक्वल टू R, Z R के वर इक्वल हो जाएगा। और जो आपका करंट हो जाएगा स्टूडेंट, द करंट विल बिकम इक्वल टू E0/R, E0/R। और अगेन स्टूडेंट फाई की वैल्यू, क्योंकि ये प्योर रजिस्टिव की तरह एक्ट करेगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू 0। अदरवाइज आप tan फाई का फॉर्मूला भी जानते हैं, रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस में कितना होता है स्टूडेंट, 1/XC माइनस 1/XL डिवाइडेड बाई 1/R। पैरेलल रेजोनेंस में फेज निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है। आप पैरेलल रेजोनेंस का सर्किट अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से जो फंक्शन निकल के आएगा एट रेजोनेंस स्टूडेंट, वो निकल के आएगा sin ωt, है ना, यानी सर्किट आपको प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करेगी। लेकिन एक बात बड़ी कमाल की है यहाँ स्टूडेंट, सब बात तो मिलती जुलती लग रही है, सब कुछ तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन एक बात बड़ी कमाल की है कि स्टूडेंट सीरीज आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस होता था तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी, यानी जेड जो था वो मिनिमम था। लेकिन यहाँ कंडीशन कुछ दूसरी है। यहाँ जब रेजोनेंस ऑकर होगा स्टूडेंट उस समय जेड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ जब रेजोनेंस ऑकर होगा स्टूडेंट उस समय जेड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे सर, कैसे मैक्सिमम हो जाएगा? तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भाई पहले मुझे एक बार 1/4 को ऐड करना है, √1/4 को ऐड करना है, तो इसका आंसर 1/z पहले 1/√4 के इक्वल है। तो z का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट? तो z का वैल्यू आएगा, ये पहले 1/z का वैल्यू कितना आएगा 1/2, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में z 2 आया। अब मान लीजिए स्टूडेंट, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ कि अगर 1/z की वैल्यू 1/4 प्लस 1/4 हो, एक चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 1/4 प्लस 1/4 हो, तो इस सिचुएशन में 1/z किसके बराबर हो, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे स्टूडेंट तो ये निकल के आएगा 1/√1/2, यानी z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट, z की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल लेंगे, z की वैल्यू √2, z की वैल्यू √2। यानी अगर उल्टा करके रिवर्स में कुछ एडिशन होता है इसके साथ तो ये इम्पिडेंस को कम करता है।
यानी जब रिवर्स में कुछ एडिशन होता है, यानी 1/r² के साथ अगर कुछ एडिशन है तो ये ओवरऑल इम्पीडेंस को कम करता है। जैसे देखिए अकेला 1/4 था तो इम्पीडेंस 2 आया, 1/4 + 1/4 था तो इम्पीडेंस √2 आया। इसका मतलब अगर कुछ एडिशन में रहता है तो इम्पीडेंस को कम करता है। और यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा है तो एडिशन वाला फैक्टर गायब, यानी ये वाला फैक्टर था अगर 1/4 तो गायब होकर केवल 1/4 बचा। ये एग्जाम्पल लिया है इसमें, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। यानी जब रेजोनेंस होता है तो उस समय इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है। तो ये जो आपने इम्पीडेंस निकाला ना Z = R स्टूडेंट, ये जो Z = R आपने इम्पीडेंस निकाला है ये मैक्सिमम Z है, ये मैक्सिमम Z है। और आपने स्टूडेंट जो करंट निकाला है ना ये करंट मिनिमम है, ये करंट मिनिमम है। और आपने स्टूडेंट जो करंट निकाला ये करंट मिनिमम है, समझ गए। तो यहाँ रेजोनेंस में तो उल्टी गंगा बह गई, वहाँ रेजोनेंस में क्या हो रहा था, वहाँ रेजोनेंस में हो रहा था मैक्सिमाइज, करंट मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम। यहाँ क्या हुआ, यहाँ करंट मिनिमम, पावर मिनिमम। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में करंट मिनिमम होगा, तो इसीलिए स्टूडेंट इस सर्किट का हम कम से कम यूज करते हैं रेजोनेंस में। ये एक डैम्पर सर्किट की तरह काम करती है भाई। जब ये रेजोनेंस ऑकर होगा ये सर्किट को डैम्प कर देगा, यानी सर्किट में करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, सर्किट में करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करिए। तो जेड का आपको ग्राफ भी बनाते हैं और आई का भी ग्राफ, फिर हम अपने लेक्चर को फिनिश करेंगे स्टूडेंट। बस याद रखिएगा कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जो जेड आता है वो मैक्सिमम आता है और जो आई आता है वो मिनिमम आता है, लेकिन इसका उल्टा सीरीज में होता है। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर होगा, इस लॉजिक से आप इजीली समझ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर मैं डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट। एक डायग्राम है बस इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ और करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करिए। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच का ग्राफ प्लॉट करूँ स्टूडेंट, ये जेड है और ये फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच का मैं ग्राफ प्लॉट करूं। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो अगर ओमेगा की वैल्यू 0 में डालता हूं स्टूडेंट, ओमेगा की वैल्यू मैं 0 डालता हूं। अच्छा भाई, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 0 डालूंगा तो इसमें कोई ना कोई तो इन्फिनिटी हो जाएगा, एक 0 होगा एक इन्फिनिटी होगा। कैसे स्टूडेंट, इसमें कैसे सर, क्योंकि देखो XC कितना होता है 1/ωc, तो 1/XC है तो किसके बराबर हो जाएगा, ωc के बराबर हो जाएगा। XL कितना होता है XL कितना होता है ωL, तो 1/XL कितना हो जाएगा 1/ωL। तो अगर ओमेगा की वैल्यू 0 डालूंगा स्टूडेंट तो 1/XL कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/XL अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो उस सिचुएशन में बेटा ये जेड कितना हो जाएगा, अगर 1/XL इन्फिनिटी हो जाएगा यानी 1/Z इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी 1/Z इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी उस समय जो इम्पीडेंस होगा किसके बराबर आएगा 0 के। तो यानी इम्पीडेंस जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो इम्पीडेंस आएगा 0 के बराबर स्टूडेंट। तो यानी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 होने पे इम्पीडेंस 0 हो गया। अच्छा भाई, अगर ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट होगी स्टूडेंट तो 1/XC जो होगा, 1/XC ओमेगा सी के बराबर है, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1/ωL 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/ωL अगर इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा। तो अगेन एट इन्फिनिटी, क्योंकि 1/XC इनफाइनाइट हो जा रहा है, अगेन 1/Z विल बी इनफाइनाइट, और अगर अगेन 1/Z विल बी इनफाइनाइट तो एट इन्फिनिटी एज वेल द इम्पीडेंस विल बी 0। तो इसका मतलब इम्पीडेंस कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा होगा, फिर यू टर्न लेके 0 हुआ होगा। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ मैं आपको बस आइडिया दे रहा था, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। तो स्टूडेंट ये जो पीक होता है ना, ये पीक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो पीक होता है ये किस पे आता है, ये आता है स्टूडेंट ओमेगा = ω0 पे। यानी जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उस समय स्टूडेंट आपका इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। इन द सेम वे स्टूडेंट अब करंट की बात कर लेते हैं, करंट की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जब करंट की बात करेंगे तो करंट का ग्राफ उल्टा होगा कुछ, करंट का ग्राफ इसी का उल्टा, क्योंकि भाई जब जेड मैक्सिमम होगा उस समय करंट मिनिमम होगा, जब जेड मिनिमम होगा उस समय करंट मैक्सिमम होगा। तो देखिए स्टूडेंट ओमेगा और करंट की बात करता हूँ, तो जब देखिए करंट या जेड मिनिमम था तब करंट, यानी ओमेगा = 0 पे जेड मिनिमम था तो करंट इन्फिनिटी होगा, क्योंकि जेड मिनिमम कितना था 0, तो करंट कितना होगा बच्चों इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी, और ओमेगा = इन्फिनिटी पे भी करंट इन्फिनिटी होगा। यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आएगा स्टूडेंट, इस तरीके से निकल के आएगा। और ये जो होगा, ये जो मिनिमम वाला होगा ये ओमेगा = ω0 पे होगा, और यहाँ पे करंट किसके बराबर होगा, अगर पीक की बात करूँ स्टूडेंट तो पीक करंट होगा E0/R के बराबर। यहाँ पे इम्पीडेंस किसके बराबर होगा स्टूडेंट, इम्पीडेंस R के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये पैरेलल RLC सर्किट की रेजोनेंस की कहानी है। आई होप आपको स्टूडेंट ये पसंद आया होगा ये लेक्चर, और स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वही हमारा फ्यूल है स्टूडेंट, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।